मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सेकंड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका थ्योरी कम न्यूमेरिकल बेस्ड है। सो एग्जाम में वी कैन एक्सपेक्ट कपल ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस इन द न्यूमेरिकल फॉर्म where you just need to solve them. Although calculator is not required, but yes, it's purely formula based. You just need to identify that it will be a plus, minus, or multiplication or division, and it's quite straightforward questions if you have clear with your formulas. And if you talk about these videos, these are the short videos which can help you to give a complete understanding of the chapter. And जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको स्टडी करने चाहिए, that will help you to score more and more marks. So basically we are focusing on the smart study, not the hard work. Definitely if you are having time, then definitely I suggest you just do the hard work. But yes, if for the last moment, it's important to just do some kind of smart work so that you can score more and more marks. So let's quickly start with our second chapter. So जैसा कि हम पहले भी अपना डिस्कस कर चुके हैं, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट द टू थिंग्स, वन इज द डिमांड एंड द सेकंड वन इज द सप्लाई, राइट। सो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिमांड के ऊपर। So, अगर हम लेमन टर्म्स में ही बात करें, सो डिमांड इज सिंपली कि जब आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है एंड उसकी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, एंड अगर ज़्यादा लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। बट देर आर सम प्रोडक्ट्स जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, देन इट्स प्राइस विल बी लो, एंड देर आर कपल ऑफ अदर थिंग्स, विभिन्न गुड्स, इंफीरियर गुड्स, लॉट मेनी टर्म्स। अगर हम बात करें डिमांड की, सो डिमांड इज basically we think of the two things, one is the quantity and second is the price. So अगर हम mathematical terms में बात करें, so quantity is a dependent variable which is depend on the independent variable, that is price, right? So अगर हम maths की बात करें, so quantity equals to f of price. अब डिमांड में हमारे माइंड में दो तीन चीजें आती हैं। द वेरी फर्स्ट इज द क्वांटिटी, ऑब्वियसली क्वांटिटी एंड प्राइस आर द की पार्ट्स ऑफ द डिमांड। एक चीज इसमें और आती है, दैट इज द टाइम। टाइम पीरियड इज अगेन इम्पॉर्टेंट। जब डिमांड की हम बात करते हैं कि कितने टाइम पीरियड में, 6 महीने में, साल में, 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, अगर सपोज हम किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, 200 यूनिट्स बनाए, कितने टाइम में? It's 1 day or 10 months or 1 year. If it's 1 day, then it's a high demand. But 1 year, में then it's a low demand. So time is one of the most important thing in case of the demand analysis. Then next part comes as the types of demand. So this is again one of the most important topic. जनरली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आता है, बट एमसीक्यू क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट टू एमसीक्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, बिकॉज इसमें आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं एंड यू शुड बी क्लियर कि कौन सी डिमांड का क्या सिग्निफिकेंस रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइस डिमांड की, सो इट्स सिंपली द डिमांड फॉर द डिफरेंट क्वांटिटीज which a consumer wants to purchase at a given price and time period, assuming other factors such as price of related goods, level of income, or the consumer preferences remain same. सो अगर हम नॉर्मली बात करें, सो प्राइस इसका आपका मेन पैरामीटर होगा। सो वी कैन से जो क्वांटिटी है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, ठीक है। तो प्राइस सीधा सा आप, जो हमने पहले भी देखा कि क्वांटिटी जो है वो आपकी प्राइस पे डिपेंड करती है। सो दिस इज द प्राइस डिमांड। सेकंड इज द इनकम डिमांड। इनकम डिमांड का क्या मीनिंग है? मीन्स आपकी जो कमोडिटीज हैं उसकी डिमांड चेंज होगी विद द चेंज इन द इनकम। ऑब्वियसली बात है यार, अगर पहले सपोज मेरी इनकम थी 10,000 रुपीज, राइट, उस टाइम पे इफ आई गो टू द मार्केट, आई जस्ट परचेज maybe 1 kg of banana or something, or maybe just one t-shirt for me. And once my salary got hiked, I got 50,000 as my salary, then definitely I will purchase more shirts, I will purchase more dresses, I will purchase more eatable items and other things. So price again is directly relation to your demand. देन थर्ड कम्स इज द क्रॉस डिमांड। सो क्रॉस डिमांड, जैसा कि नाम भी बता रहा है कि क्रॉस डिमांड, जब हम किसी दूसरी कमोडिटी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे आपका क्रॉस डिमांड रहता है, राइट। अगर हम बात करते हैं, सो इट्स सिंपली द डिमांड फॉर द डिफरेंट कमोडिटीज वेयर डिमांड डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो ऑन द रिलेटेड कमोडिटीज, राइट। अब जैसे हम चाय या कॉफी की बात करते हैं, अगर कॉफी की डिमांड, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मैं सपोज चाय भी कंज्यूम करता हूँ, कॉफी भी इक्वली मैं कंज्यूम करता हूँ, मेरे लिए दोनों चीजें सेम है, राइट। अभी जो प्राइस चल रहा है, सपोज आपका, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि दोनों सेम क्वांटिटी में यूज में आती है,
तो अभी सपोज चाय का प्राइस चल रहा है 400 रुपीज के जी, ठीक है, और उसका कॉफी का भी आपका सेम प्राइस चल रहा है। कल को कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, कॉफी का प्राइस सपोज हो जाता है 600, तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉफी सपोज मैं दिन में 2 टाइम कॉफी लेता था, 2 टाइम्स टी लेता था, तो मैं क्या करूंगा 3 टाइम्स या 4 टाइम्स टी लेना शुरू कर दूंगा, बिकॉज दैट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर मी, राइट। So in that case, I can simply switch over from coffee to tea because मेरे को cheaper rate पे मिल रही है. So it's not only कि demand आपकी उसी commodity से relate करती है, but उससे parallel जो और commodities हैं उस पे भी वो depend करती है, right? Then next is the individual demand and the market demand. जैसे कि नाम बता रहा है, individual demand आपकी specific to the number of consumers, छोटे market की बात करूँ, market is a global one. Then next is the joint demand. जॉइंट डिमांड का एक नॉर्मल एग्जांपल से अगर हम समझे, तो जैसे कार हो गया, कार और पेट्रोल, ठीक है, ब्रेड बटर हो गया, पेन रिफिल हो गया, ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपकी कॉम्प्लीमेंट्री रहती हैं, एक के साथ आपको दूसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करते हैं, आपने टाटा स्काई का कनेक्शन ले रखा है फॉर एग्जांपल, तो आप हर महीने उसका रिचार्ज भी कराएंगे, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस। अगर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है, मैंने वन टाइम पे किया, बट उसके बाद मुझे मंथली रेंटल भी पे करना पड़ेगा, राइट। सो इट्स अबाउट द जॉइंट डिमांड। मैं अगर कार मैंने परचेज की है, तो मुझे पेट्रोल डलवाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैंने कार घर पे लेके रख ली एंड आई एम नॉट यूजिंग पेट्रोल। सो आपकी दोनों की कार ज्यादा कंज्यूम हो रही है, तो ऑब्वियसली पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ेगी, राइट। दिस इज द जॉइंट डिमांड। देन नेक्स्ट कम्स इज द कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड उन रॉ मटेरियल्स की अगर हम बात करते हैं, जो कि और बहुत चीजें बनाने के काम में आते हैं। जैसे सपोज मैं आयरन या स्टील की बात करता हूँ, अब स्टील ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज के काम बनाने के काम में आता है, वो यूटेंसिल्स भी बनाता है, कार बॉडीज भी बनते हैं, उससे कैन्स भी बनते हैं, पाइप्स भी बनते हैं, सो मेनी थिंग्स। अगर उन चीजों की डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली मेरी जो रॉ मटेरियल है, आयरन या स्टील है, उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। सो दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कंपोजिट डिमांड। Then next comes as the direct and the derived demand. So direct demand is the commodities which are basically for the final consumption, जो मुझे finally use करनी है, ठीक है। एंड derived demand is जो उसकी सब्सिट्यूट बेसिकली जो जिससे वो डायरेक्ट डिमांड आएगी, राइट। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो जैसे फूड हो गया, या आपका शेल्टर हो गया, आपका फिजिकल नीड्स हो गई, आपकी पर्सनल नीड्स हो गई, ये आपकी डायरेक्ट के अंदर आ गई। अगर हम डिराइव्ड की बात करते हैं, सो डिराइव्ड फॉर कॉटन टू प्रोड्यूस द कॉटन फैब्रिक्स इज द डिराइव्ड डिमांड, राइट। कॉटन से जो आपका कॉटन फैब्रिक्स आ रहा है, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द कॉटन इज योर डिराइव्ड डिमांड, राइट, जो आपकी एडिशनल प्रोडक्ट्स है। Then next comes as the determinants of demand. So determinants की अगर हम बात करें, तो these are not much important. So maybe you can just skip if you are not having much time. But yes, if you have time, just read it once. So there are two determinants: individual market. हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी माइक्रो और मैक्रो पे बेस्ड है। सो इन द सिमिलर वे, जो आपके डिटर्मिनेंट्स है वो भी आपके एक छोटे लेवल पे होंगे, बड़े लेवल पे होंगे। छोटे लेवल की बात करते हैं, देन इट्स द इंडिविजुअल वन। बिगर लेवल की बात करते हैं, इट्स द मार्केट लेवल। कुछ एक बुक में दिए हुए हैं, देयर आर सम फैक्टर्स। अगर इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, देन इट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, इनकम, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड क्रेडिट पॉलिसी। ये आपके सारे इंडिविजुअल के आ गए। अगर हम बिगर पिक्चर की बात करते हैं, देन इट फॉर्म्स द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये आपका मार्केट लेवल पे हो गया, ठीक है। Then next comes one of the key important topic of this chapter, which is the law of demand. We can expect, I can't say kitne, but there are so many of MCQ questions. It's purely dynamic one, so I can't say. But yes, we can expect so many MCQ questions, and it's very important to just understand the concept of law of demand. Okay. So law of demand is simply the relationship between the demand and the price. डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी। इट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप, राइट। अगर हम सर्टेन एजम्पशंस की बात करते हैं, देन कुछ हमें एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, लाइक जो इनकम है, या फिर टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, या रिलेटेड गुड्स हैं, पॉपुलेशन है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस है, क्रेडिट पॉलिसीज हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, या आपकी नॉर्मल कमोडिटी है। ये सारे जो हमने इससे पहले फैक्टर्स देखे थे, वो सारे इसके एजम्पशंस रहेंगे, वो सब आपके कॉन्स्टेंट रहने चाहिए, क्लियर। देन नेक्स्ट कम्स एज द टू टाइप, हम इसमें दो चीजें कवर करेंगे। वन इज द डिमांड शेड्यूल एंड सेकंड इज द डिमांड कर्व। बहुत ही सिंपल सी चीज है। डिमांड शेड्यूल है जब आप डिमांड को आप एक टेबुलर फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, दैट इज अ डिमांड शेड्यूल।
जब आप उसे कर्व फॉर्मेट में दिखा रहे हैं देन इट्स अ डिमांड कर्व, इट्स वेरी सिंपल, राइट। अब इसमें भी आपके दो टाइप्स हो गए, इंडिविजुअल एंड मार्केट। जब इंडिविजुअल की बात हो रही है इंडिविजुअल, मार्केट वन इज द मार्केट, सिमिलर इज द केस विद द डिमांड कर्व। सो जब आपकी इंडिविजुअल है देन इट्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट इज द मार्केट डिमांड कर्व। सो इसमें एक तरफ हम क्वांटिटी डालते हैं और एक तरफ हमारा प्राइस रहता है। सो प्राइस, सपोज किसी का प्राइस 80 रुपीज, 70 रुपीज, 60 रुपीज, उसके अकॉर्डिंग जो उसकी क्वांटिटी है, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इट्स इन द शॉन इन द फॉर्म ऑफ डेवलप फॉर्मेट, आप बुक को रेफर कर सकते हैं इसके लिए। उसी को जब हम ग्राफिकल मोड में दिखाएंगे, कर्व बनाएंगे, सो इट्स फॉर्म्स द डिमांड कर्व। नॉर्मली जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं डिमांड कर्व के ऊपर, जो कि अभी हम डिस्कस भी करेंगे। There are certain things which needs to be covered into certain factors. The very first one is the law of diminishing marginal utility. It's an income effect, substitution effect, change in the number of consumers, and multiple uses of a commodity. ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड पे इम्पेक्ट करते हैं। अगर हम एक एक करके डिस्कस करें, सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कंज्यूमर परचेसेस द कमोडिटी टू डिराइव द यूटिलिटी आउट ऑफ देम। सो एक बार वो बढ़ती है, इट सिंपली स्टेट्स that as the consumption increases, the utility for additional unit diminishes constantly, right? एक बार आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक लेवल पे जाके आपकी वो कांस्टेंट हो जाएगी। सो दिस इज लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग यूटिलिटी। देन नेक्स्ट इज द इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट इज सिंपली जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके प्राइस में चेंज आता है, चेंज इन द अर्निंग टू चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज द इनकम इफेक्ट, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, जब आपकी एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी से आपकी सब्सटीट्यूट हो रही है, देन इट लाइक जैसे हमने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया था, देन इट्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो जब आपकी प्राइस डिक्रीज होती है तो आपके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते हैं। इट्स सिंपल। जो बंदा एप्पल नहीं ले रहा था वो अब एप्पल लेना शुरू कर देगा बिकॉज एप्पल आपका सस्ता हो गया, राइट। तो इट्स चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड मल्टीपल यूजेस ऑफ कमोडिटी। एक कमोडिटी आपके मल्टीपल यूजेस हो रही है, जैसा कि हमने आयरन स्टील के केस में देखा था। सो इट्स सिंपली के जब आपके प्राइस उस कमोडिटी की फॉल होगी तो ऑब्वियसली वो इट्स द लेस इंपॉर्टेंट, राइट। There are certain exceptions to the law of demand. कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए ये जो एक नॉर्मल प्रोसेस है वो आपका डिफरेंट रहता है। सो लेट्स डिस्कस विद those certain exceptions. I think there was one thing. Okay, yeah. There are few exceptions. One is the Giffen goods. सो गिफिन गुड्स की अगर हम बात करते हैं, सो गिफिन गुड्स आपके बेसिकली इंफीरियर क्वालिटी गुड्स होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल प्रोसेस से आपके नहीं चलते, जो आपका सेकेंड हैंड माल हो गया या सेकेंड हैंड भी नहीं हम कह सकते, जो लो क्वालिटी का है, जो सेकेंड्स का रहता है, दैट इज द गिफिन प्रोडक्ट्स। और उसका जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहता है, मतलब उसके केस में उल्टा चलता है। क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो प्राइस भी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस से बिल्कुल उल्टा चलता है। देन नेक्स्ट इज द वेबलम गुड्स। वेबलम गुड्स आपके वो जो देयर आर फ्यू करोड़पतीज एंड अरबपतीज हु कैन अफोर्ड दोस गुड्स, जो आपकी बहुत ही स्पेशल, बहुत कॉस्टली कार्स हो गई या फिर आपकी बहुत एंटिक प्रोडक्ट्स हो गए, दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द वेबन गुड्स। देन नेक्स्ट इज द कॉन्स्पियस नेसेसिटीज, जो बेसिक नीड्स है, बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो आप सॉल्ट यूज करते हैं तो आपका फिक्स रहेगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। चाहे 10 रुपए हो चाहे 20 रुपए हो उसका प्राइस, आप उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ सकते। देन नेक्स्ट इज द कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। बहुत बार होता है कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ मेनी थिंग्स, सो इट्स कंज्यूमर इग्नोरेंस। सिचुएशन ऑफ द क्राइसिस, जैसे अभी कोविड आया था, ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में आया कि मार्केट्स बंद हो रही हैं, तो ऑब्वियसली कुछ पीपल दे जस्ट buy so many of things to keep it in the stock, तो that's a different story। एंड फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, कुछ को पता होता है कि अच्छा यार आज से 6 महीने या साल भर बाद मुझे प्रोडक्ट तो लेना ही है, पर 6 महीने बाद इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो व्हाई डोंट आई परचेज इट एंड कीप इट इन माय स्टॉक, ठीक है। सो दिस इज द सर्टेन एक्सेप्शंस। Then next comes as the shift and movement of the demand curve. This is very important and we can expect I think one or two MCQ questions out of it. थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड, बट यस इट्स इम्पोर्टेंट एंड difficult test, but still you need to study it once or twice, right? So there are two things. One is the increase and decrease in the demand, and the second one is expansion and contraction of the demand.
राइट। अगर हम अब बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में देर आर 2-3 फिगर्स विच आर गिवन, उससे आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। इट्स सिंपली अगर हम एक प्राइस को अगर हम कांस्टेंट रख रहे हैं और क्वांटिटी आपकी चेंज हो रही है, अगर हम दैट्स द फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द डिमांड, क्योंकि आपकी डिमांड चेंज हो रही है, आपकी प्राइस सेम है। एंड इन सेकेंड केस आपका जो प्राइस है और क्वांटिटी है वो आपकी दोनों ही चेंज हो रही है इन केस ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। आपको ये भी माइंड में रखना है कि आपका एक्स एक्सिस पे क्या है, आपका वाई एक्सिस पे क्या है। लाइक एक्स एक्सिस पे आपका क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस है। सो सर्टेन टाइम्स दिस क्वेश्चन कैन आल्सो बीन आस्क्ड। अगर हम इस पे नॉर्मली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि सपोज किसी की प्राइस 60 से 50 हुई या फिर इससे ये हुई, तो उसका जो कर्व है वो शिफ्ट होगा, अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टडी दिस पर्टिकुलर दीज टू टॉपिक्स। एंड अगर हम अभी यहाँ पे डिस्कस करें, देन इंक्रीज ऑन द डिक्रीज टेक प्लेस ड्यू टू द चेंज इन द अदर फैक्टर्स such as income, distribution of income, consumer taste preferences, change in the prices of the goods। जहाँ पे आपका जो प्राइस फैक्टर है, अगर हम इंक्रीज डिक्रीज डिमांड की बात करते हैं तो वहां पे आपका जो प्राइस फैक्टर है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इंक्रीज इन डिमांड राइज टू द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, एंड डिक्रीज इन द डिमांड रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट द गिवन प्राइस। तो प्राइस इसमें आपका कांस्टेंट रहेगा, बाकी फैक्टर्स आपके चेंज होंगे। और अगर हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन की बात करते हैं, देन इट्स सिंपली द ऑपोजिट, जहाँ पे क्वांटिटी आपकी चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस। क्वांटिटी दोनों केसेस में चेंज होगी। एक केस के अंदर आप प्राइस को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इंक्रीज डिक्रीज बोलते हैं, और एक केस में हम जब एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहां पे बाकी फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, बट आपका जो प्राइस है वो चेंज होगा। प्राइस मैंने कम किया तो क्वांटिटी मेरी ज्यादा हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगा तो मेरी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो इसके लिए बुक में यू हैव two diagrams, just read them and you can easily understand what is expansion contraction and what is increase and decrease. This is a little bit confusing, so I'm just reiterating। इंक्रीज डिक्रीज आपका तब होगा जब आपकी प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी और बाकी फैक्टर चेंज होंगे, और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन आपका तब होगा जब आपकी प्राइस चेंज होगी। दोनों ही केसेस में आपकी क्वांटिटी तो चेंज होगी ही होगी। Correct. So this is in short, I just discussed about this particular topic. So just read this once or twice. This is very important. Don't skip this one. And if you have any doubts or any challenge, just feel free to just connect to me at ngsc.mba@gmail.com. If you like this video, do like to subscribe and stay connected for further videos. Thank you so much.